ध्यान देना, लिखा हुआ है किस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। जब हम लोग दूध को, जैसे कि याद रखना है कि दूध को ख़राब होने से अगर बचाना है, घर में लोग ऐसा करता है, बाहर इतना नहीं है, बाहर तो दूसरा चीज़ मिला दिया जाता है, जैसे कि मीठा सोडा का नाम सुने हो, दूध में अगर मीठा सोडा मिला दिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वहाँ पे मिला देने से क्या होता है कि वो कुछ देर तक क्या होगा, कहीं दूर लोग बेचने के लिए ले जाता है तो उसको मिला करके ले जाता है ताकि वो दूध क्या होगा, ज़्यादा देर तक टिकेगा, फटेगा नहीं। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है, घरों में गर्म करके देखना, उसको लोग फ्रीज में रख देता है। तो गर्म करके फ्रिज में रखने से क्या होता है कि वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, तो मान लो 70 से पार हो ही जाएगा, और उसके बाद 15 से 30 सेकंड तक उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। वो तो ठंडे हो जाता है, रख देता है फ्रिज में लोग, तो ठंडा हो जाता है। तो गर्म करके ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहेंगे, पाश्चरीकरण। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि उसमें जीवाणु जो भी है, बैक्टीरिया, ये सब वृद्धि नहीं करेगा और उस दूध को खराब नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अमोनिया को नाइट्रेट में मतलब उस दिन बताए थे कि डायरेक्ट पौधा नाइट्रोजन को नहीं लेता, वो क्या करता है, मतलब किसी चीज़ में बदलता है, तो उस चीज़ का नाम क्या था, नाइट्रेट, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रेट जो है ना, नाइट्रेट को फिर वो पौधा नहीं लेता और नाइट्रेट फिर से बदल जाता है किस चीज़ में, नाइट्रोजन गैस में। तो यहाँ नाइट्रीकरण हुआ क्योंकि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदला, लेकिन नाइट्रेट अगर नाइट्रोजन गैस में बदलेगा तो उल्टा प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम क्या है, अनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मृदा, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया। नाइट्रोजन वायुमंडल से पहले मिट्टी में जाता है, मिट्टी से फिर पौधा में जाता है, पौधा से फिर हम लोग के शरीर में और जितने भी जानवर है उसमें चला जाता है, और उसके बाद फिर वो उनके मरने के बाद, कोई जानवर मर जाता है तो उसको लोग जला देता है, तो उसके बाद फिर वायुमंडल में वो नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र। ईस्ट का उपयोग किस पदार्थ के उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल बनाते समय याद रखना है कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल उसी शराब को हम लोग बोलते हैं। संचरणीय रोग का मुख्य कारण, संचरणीय रोग बताए थे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा तो वो बीमारी कहलाएगा संचरणीय रोग। तो सबसे ज़्यादा मुख्य कारक कौन है, घरेलू मक्खी। कैसे है, तो घरेलू मक्खी, मान लो कि किसी को कोई बीमारी है, तो वो बीमारी, अगर वो बीमारी मान लो कोई टीबी उबी होता है, किसी को देखना तो टीबी ज़्यादा फैलता है लोगों में, तो वो अगर कहीं पर कुछ भी थूक देता है या कुछ भी, तो वहाँ मक्खी बैठती है और वही मक्खी फिर हम लोगों के खाना पे आके बैठता है, तो डायरेक्ट वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया ना विषाणु जीवाणु को, तो वो बीमारी फैला दिया, तो उसको कहेंगे घरेलू मक्खी जो है ज़्यादा बीमारी फैलाता है। हैजा किसके द्वारा होता है, राइजोबियम जीवाणु किन पौधों की जड़ों और ग्रंथियों में पाए जाते हैं, तो दलहन वाले पौधे में, और इन पौधों को क्या कहते हैं, लेग्यूम पौधे कहते हैं। ठीक है, देखो पोलियो किसके द्वारा होता है, तो वायरस से। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। चेचक जान रहे हो, चेचक को बीमारी है क्या, शरीर में जो मतलब निकल जाता है पूरा, उसको हम लोग महारानी माता भी हम लोग बोलते हैं ना, वही। तो उसका खोज, उसका भी टीका निकला हुआ है, उसका टीका है एडवर्ड जेनर बनाए थे। रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षा, मतलब बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र बनाता है, मतलब जो बॉडी है हम लोग का एक तंत्र बनाता है जिससे बीमारी से हम लोग लड़ पाते हैं। जीवाणु क्या है, हैजा का कारक है। राइजोबियम किस चीज़ में सहायक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। लैक्टोबैसिलस किस चीज़ में सहायक है, दही के निर्माण में। ईस्ट किस प्रक्रिया में सहायक है, तो ब्रेड की बेकिंग। ब्रेड की बेकिंग मतलब ब्रेड बनाने में जो हम बताए थे कि ब्रेड जो है फूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, तो खैर वो किस चीज़ से है, ईस्ट से। प्रोटोजोआ किसका कारक है, तो मलेरिया का। विषाणु किसके कारक है, एड्स का। अब मनुष्य में कवक से होने वाला एक रोग लिखना है, तो वो जो है दाद। ठीक है, और गेहूं का रस्ट किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है, तो गेहूं का रस्ट मतलब होता है क्या, जैसे उस दिन हम बताए थे कि ब्रेड पर सादा सादा धब्बा धब्बा लग जाता है, तो वो कवक से होता है। उसी कवक से बीमारी होता है किस में, गेहूं के पौधों में। और गेहूं के पौधों में जो बीमारी होता है वो होता है कवक के द्वारा। नींबू में जो बीमारी होता है नींबू के पौधों में, वो जीवाणु द्वारा होता है। भिंडी के पौधों में जो बीमारी होता है वो विषाणु द्वारा होता है। मलेरिया के उपचार के लिए, आज भी जो मलेरिया के लिए जो दवाई बनता है वो एक पौधा के छाल से बनता है, और उस पौधा का नाम क्या है,
कुनेन, और ये पौधा का दूसरा नाम सिनकोना है। ठीक है। मलेरिया और डेंगू के उपचार में किस पौधे के पत्तों का उपयोग होता है? मलेरिया और डेंगू में जो बुखार होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उस बुखार में गिलोय के पौधे का अगर रस पिलाया जाए उसके पत्ते का, तो बुखार बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। खसरा किसके द्वारा? विषाणु। टाइफाइड बहुत ज़्यादा होता है, इस बार भी टाइफाइड बहुत ज़्यादा था, तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस ऐसे अभी बहुत कम है लेकिन बहुत लोगों में हो जाता है, वो होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। ठीक है।